नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय एग्जाम हमारा बहुत करीब है और ये जो हमारी वीडियो की प्रैक्टिस शीट कंटिन्यू चल रही थी और समथिंग मैंने आपको जो है आज मैं आप सबके सामने 3131 प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूँ। और ये श्रृंखला बहुत जल्द आपकी समाप्त होने वाली है और इसके बाद अगला जो आपका वैकेंसी होगा वो यूपीपी स्पेशल जो हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे, क्योंकि यूपीपी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि 52,000 कुछ पोस्टें आपको जो है देखने को मिलेंगी और बहुत ही शानदार एग्जाम है, शानदार वैकेंसी है। और इसके बाद आपको जो है इसमें एक मैंने जैसे इससे पहले भी शायद चर्चा किया था एक बार कि इस बार जो आपका एग्जाम होगा हाइब्रिड पद्धति पर होगा। और हाइब्रिड पद्धति का मतलब ये होता है कि पहले आपका जो यूपीपी का एग्जाम होता था वो ऑफलाइन होता था, बात को समझिएगा। लेकिन ऑफलाइन होता था तो उसमें आप लोग क्या करते थे कि ऑफलाइन होता था तो एक ओएमआर सीट मिलती थी, है ना, और ओएमआर सीट में आप लोग गोला भरते थे। लेकिन इस बार आपका एग्जाम ऑफलाइन ना होकर किस में होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, बात को समझिएगा। इस बार एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। और लेकिन आपको जो है ऑनलाइन एग्जाम में पहले क्या होता था कि ऑनलाइन एग्जाम में ऑनलाइन ही क्लिक करना पड़ता था। इस बार क्वेश्चन तो आपके ऑनलाइन आएंगे, कंप्यूटर में आएंगे, लेकिन आंसर जो है आपको एएमआर शीट में भरना होगा। इसलिए इसको हाइब्रिड पद्धति का नाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको जो है पता चल गया होगा। और इसके बाद जो है फिर बाकी एक बार डिटेल से हम लोग बात करेंगे, सिलेबस पर चर्चा करेंगे और इसी आधार पर आपको जो स्ट्रेटजी के साथ में आगे लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, जय हिंद। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज हमारे सामने यहाँ पर कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो बैच आपको प्रोवाइड किया गया है उसके डिटेल है, और वीडियो री एग्जाम के बारे में जो आपका जो है बैच प्रोवाइड किया गया है उसकी यहाँ पर डिटेल आपको दी गई है। बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पर है, कह रहा 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बृहस्पतिवार होगा, रविवार होगा, शुक्रवार होगा या फिर सोमवार होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर प्रयास करेंगे तो आसानी से आप लोग जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ें और बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए 27 सितंबर है और 27 अक्टूबर है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 27 सितंबर का वर्ष कॉमन है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। और 27 सितंबर को जो दिन था वो कौन सा था, वो शनिवार का था। तो उसने आपसे पूछा है कि 27 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। तो मान लो 27 सितंबर से 27 अक्टूबर में जाना, सितंबर 30 का होता है तो सितंबर में 3 दिन बचेंगे और अक्टूबर में कितने दिन बचेंगे, 27 दिन। तो 27 और 30 टोटल हो जाएगा 30, 3, 27 और 3 30, 30/7, तो 7 चौको 28, मतलब कितने और डेज आएंगे, 2 विषम दिन या 2 और डेज आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आप सबको पता है, अब इसके बाद यहाँ पर सैटरडे से आपको 2 और डेज आए हैं, तो सैटरडे से आपको 2 दिन आगे जाना है, तो 2 दिन आगे जाएंगे। सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे, और संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो मंडे यानी सोमवार आएगा। और जिन बच्चों ने सोमवार आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर 4, तो उन सभी बच्चों का ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन सभी दोस्तों का ये प्रश्न सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आ गया, निर्देश कह रहा है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी के आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर चुनना है। मतलब जो हल नहीं किया गया है तो ये वाला हल नहीं किया गया है, इसका आपको बताना है। पहले आपको ये प्रणाली को समझना होगा और जब तक इस प्रणाली को नहीं समझेंगे तब तक आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 96 और 53 में ऐसा क्या किया जाए कि 7 मिल जाए, 57 और 26 में ऐसा क्या किया जाए कि 4 मिल जाए। इसी प्रकार से वही काम आप यहाँ पर करेंगे तो आपको आंसर आसानी से क्या करेगा, मिल जाएगा। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर क्या होगा। और इससे पहले वाली श्रृंखला में भी हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं, तो जो बच्चे कल की क्लास में थे उसको आसानी से कर पाएंगे। तो 9 और 6 को आप क्या करोगे, जोड़ोगे। तो 9 और 6 को आप जोड़ कर यहाँ माइनस का साइन लगाओगे। 5 और 3 को भी आप क्या करोगे, जोड़ेंगे। तो 9 6 कितना होता है, 15, 5 और 3 8, तो 15 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। यही 7 आपको यहाँ पर चाहिए था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 7 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसके बाद माइनस का साइन लगाना है। 2 और 6 को भी क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 अब 5 और 7 12, अब 6 और 2 8, तो यहाँ कितना बचेगा, 4। देखो यहाँ पर 4 आपको दिख रहा होगा। यही काम आपको यहाँ पर करना है कि 9 और 1 को जोड़ देंगे।
माइनस का साइन लगाएंगे, 3 और 5 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 5 और 3 8, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 जहां भी होगा वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दूसरे का जो आंसर होगा दोस्तों वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। और जिन बच्चों ने दूसरे का चौथा वाला ऑप्शन नंबर 4 बताया है उन सभी बच्चों का निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसका भी आपको आंसर बताना होगा किसका सही आंसर क्या होगा। करा कि 67 गुणे 25 का मतलब 6 है, तो 24 गुणे 12 का मतलब 3 है, तो 90 गुणे 44 का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए कोशिश करें आप लोग और बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसमें भी अगर वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले प्रश्न में आपने किया था तो यहाँ पर भी वही काम आपको करना है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी से बताओ दोस्तों। अगर 6 और 7 को आप यहाँ पर जोड़ते हो और यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हो, 2 और 5 को अगर आप जोड़ते हो तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, तो 13 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6। इसी प्रकार से आगे अगर हम लोग बढ़ें तो 2 और 4 को अगर जोड़ दिया जाएगा, बीच में प्लस का साइन लगाकर 1 और 2 को जोड़ा जाएगा तो 4 और 2 6, 1 और 2 3, तो 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 9 और 0 को अगर जोड़ेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और माइनस कितना हो गया 8, 9 में 8 जाएगा कितना बचेगा 1, 9 में 8 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर एक आंसर आएगा और एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो तीसरे का जो आंसर होगा एक आएगा, एक मतलब ऑप्शन नंबर बी। और जिन बच्चों ने तीसरे का दूसरा वाला ऑप्शन नंबर बी एक बताया है उन बच्चों का यह प्रश्न निश्चित रूप से क्या करेगा, सही हो जाएगा। 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग और बताएंगे कि 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। यह है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। प्रश्न कह रहा है कि तीनों मित्र ए बी सी की आयु 5, 4, 3 के अनुपात में है, सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। 3 मित्र हैं आपके साथ, 5, 4, 3 के अनुपात में है, तो सर्वाधिक आयु वाले बी और सी दोनों ए से बड़े हैं। ए की आयु 5 का पूर्ण गुणज है, ठीक है। जब सी का जन्म हुआ था तो बी की आयु 5 वर्ष थी। ए और बी की आयु में जितना अंतर है बी और सी की आयु में उतना ही अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि आपको जो है सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की अगर आयु निकालना है तो इनमें से किसकी आपको जो है निकालना पड़ेगा। तो आप ये कोशिश करो और बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। ये क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं जितना आप लोग जो है परेशान नहीं होना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो a की आयु कितनी हो जाएगी 5x है ना, और b की आयु कितनी हो जाएगी 4x, b की आयु 4x और c की आयु कितनी हो जाएगी 3x। अब ध्यान से देखिए, तीसरे वाले को ध्यान से देखेंगे। जब c का जन्म हुआ था तब b की आयु 5 वर्ष थी। इसका मतलब है कि c और b की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। ये हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू 5। तो a की आयु कितनी हो जाएगी 25 और b की आयु कितनी हो जाएगी 20 और c की आयु कितनी हो जाएगी 15। तो कह रहा है सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु, तो सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होगी और ये कौन बताएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो चौथे का जो आंसर होगा वो तीसरे में आएगा। अगर आपने चौथे का तीसरे से अगर आंसर करने का प्रयास किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, 9 होगी, 7 होगी या फिर 13 होगी। तो चलो बताओ भाई, इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी आपको जो है निकल कर यहाँ पर आएगी। तो छोटा सा क्वेश्चन है, चलो काउंट कर लो जल्दी से और बताओ कि टोटल यहाँ पर ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, किसमें आंसर जाएगा।
जल्दबाजी नहीं करना है, सावधानी से काउंट करना है। जो प्रश्न लगे कि थोड़ा सा समय देने लायक है तो उसमें आपको समय देना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में जो है छोटा सा क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन आप उसके नंबर छोड़कर आएंगे तो फिर वहाँ पर फिर आप जो है सिलेक्शन से बाहर होने लगते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन हर लड़का करता है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन ही अगर आपके गलत हो जाते हैं, भले ही आप अच्छे क्वेश्चन क्यों ना कर लो, तब भी आप सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हर लड़का करके आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वाले में पहले आप ध्यान से देख लो कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी बनेगी, 3 बनेगी, और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी बनेगी, 3 बनेगी। ये आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद अगर एक बड़ा वाला ध्यान से देखें तो बड़ा वाला, ये वाला जो बड़ा वाला बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या 3, तो 3 और प्लस 3 और प्लस 3, तो 3 3 6 3 9, इतना हमने बना लिया। तो 3 3 6 3 9 ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना लिया। एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। तो 3 3 6 3 9 2 11। क्या और भी ट्रायंगल का निर्माण यहाँ पर होता है? तो बिल्कुल होता है। अगर ध्यान से देखें तो ये वाले ट्रायंगल अभी आपने यहाँ से यहाँ तक, ये एक ट्रायंगल आपने नहीं काउंट किया, और यहाँ से यहाँ तक एक ये ट्रायंगल आपने नहीं काउंट किया, तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल और बनेंगे। तो 3 3 6 3 9 2 11 और 2 13, तो फाइनली नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या 13 बनेगी। और 13 कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। 5वें का जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और जिन बच्चों ने 5वें का ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या 13 बताया है, उन सभी बच्चों का निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 13 ट्रायंगल बनेंगे टोटल। आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आपका जवाब होगा कि इसमें 13 त्रिभुज बनेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और बताएंगे। तो ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्या बोल रहा है कि प्रीति, क्यूनी, रीमा, शिखा, तानवी, वीणा और जेसिका केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, चलिए कितनी लोग हैं? तो यहां पर आप पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। जेसिका 2 2 4 2 6 और 7 केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे। तो एक आप जो है व्रत बना लो, और व्रत के अकॉर्डिंग ही इनको हम बैठालने का प्रयास करेंगे। इसमें कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से हमने इनको 7 लोगों का प्लेस यहाँ पर बना लिया। अब बोला क्या है? अब इसके बाद आपको ध्यान से देखना है, इसको बैठालना है, और जब बैठालने के बाद जो पूछा है उसका आंसर देंगे। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, शिखा वीणा के ठीक बगल में नहीं है, शिखा तानवी के दाएं तरफ दूसरी है। तो शिखा तन्वी के दाएं तरफ दूसरी है। तो मान लीजिए अगर तन्वी को आप यहां बैठालते हो, तो शिखा तन्वी के दाएं तरफ दूसरी है, तो 1 और 2, तो यहां पर कौन आएगी? शिखा। तो ये रिलेशन हमने बना लिया। तो शिखा तन्वी के दाएं तरफ दूसरी है, शिखा वीणा के बगल में नहीं है। तो शिखा जब वीणा के बगल में नहीं है तो वीणा यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ नहीं बैठेगी, तो वीणा इन तीनों में से जगह में से एक जगह बैठेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन अभी हम इन तीनों में से कौन सी जगह बैठेगी प्लेस क्लियर नहीं है, तो उसका प्लेस अभी मत बनाइए। आगे क्या बोलता है कि शिखा तन्वी के दाएं तरफ दूसरी है, जो कि दाईं तरफ जो कीनी के दाएं तरफ दूसरी है। मुझे लगता है ये जो प्रश्न है ये यहाँ पर मिस कर दिया है, जो कीनी शब्द लिखा हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पर शिखा तन्वी के दाएं तरफ दूसरी है, जो कि कीनी के दाएं तरफ दूसरी है ना। तो तन्वी जो है कीनी के दाएं तरफ दूसरी है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्यूनी। ये ऐसे कुछ होना चाहिए था, क्यून है या क्यूनी है, क्यून हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्यून के दाएं तरफ दूसरी है, कौन? तन्वी। ठीक है, रीमा जेसिका के दाएं तीसरी है और प्रीति के बाईं तरफ दूसरी है। अब चलिए देखते हैं। तो उसने बोला है, आगे क्या बोला है? शिखा वीणा के बगल में नहीं है। तो शिखा वीणा के बगल में नहीं है, ये बात चलिए ठीक है। तो शिखा या तो यहाँ बैठेगी या तो यहाँ बैठेगी, ये कंफर्म है। आगे क्या बोलता है? रीमा जेसिका के दाएं तरफ दूसरी है और प्रीति के बाएं तरफ दूसरी है। प्रश्न कह रहा है कि रीमा जेसिका के दाएं दूसरी और प्रीति के बाएं दूसरी। तो चलो देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर? प्रश्न कह रहा है कि रीमा जेसिका के दाएं दूसरी। तो अगर हम रीमा को यहाँ बैठालते हैं तो रीमा जेसिका की, अगर जेसिका को हम यहाँ बैठालते हैं तो देखते हैं बनता है कि नहीं। उसने कहा है कि रीमा जेसिका के दाएं तरफ दूसरी है और प्रीति के बाएं तरफ दूसरी है। तो रीमा प्रीति के बाएं तरफ क्या है? दूसरी है।
तो प्रीति के बाएं तरफ 1 और 2 दूसरी है। अब कह रहा है कि शिखा तन्वी के इसने बोला क्या था, शिखा वीणा के बगल में नहीं है, तो शिखा वीणा के बगल में नहीं है, तो ये जो प्लेस होगा ये किसका हो जाएगा, वीणा का। अब पूछा क्या है, तो क्यूनी के ठीक दाएं तरफ, तो क्यूनी के ठीक दाएं तरफ यहाँ पर प्रश्न हमने शायद गलत कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रश्न बोल रहा था ये थोड़ा सा हमको लगता है कि प्रश्न गलत हो गया है ना। तो कह रहा कि क्यूनी के ठीक दाएं, तो क्यूनी के ठीक दाएं जेसिका को आना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो चीज़ मिस्टेक है, हमको लगता है यहाँ पर पता नहीं क्या, तो हमने गलत तो नहीं बैठा लिया है, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठी हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कह रहा है शिखा तन्वी के दाएं तरफ दूसरी है, तो शिखा तन्वी के दाएं तरफ दूसरी है। शिखा वीणा के बगल में नहीं है, तो शिखा वीणा के बगल में नहीं है, बिल्कुल बात है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या बोला है, शिखा तन्वी के दाएं तरफ दूसरी है, जो कि दाएं तरफ दूसरी है, जो क्यूनी के दाएं तरफ दूसरी है। शिखा तन्वी के दाएं तरफ दूसरी है, जो क्यून के दाएं तरफ दूसरी है, जो क्यून के दाएं तरफ दूसरी है। रीमा जेसिका के दाएं तरफ तीसरी है, ये गलत हमने कर दिया है। उसने कहा कि रीमा जेसिका के दाएं तरफ तीसरी है, तो जो रीमा है वो जेसिका के दाएं तरफ तीसरी है, ये प्रश्न हमने गलत किया, क्योंकि उसने तीसरा बोला है और हमने दूसरा बैठाला है, ये हमने यहाँ पर गलत किया हुआ है, ये गलत किया हुआ। प्रश्न कहा कि रीमा जेसिका के दाएं तरफ उसने क्या बोली है, बोला है तीसरी है, तो रीमा जेसिका के दाएं तरफ तीसरी, तो रीमा जेसिका के दाएं तरफ तीसरी है, तो रीमा जेसिका के दाएं तरफ तीसरी। अगर जेसिका को यहाँ बैठालते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा रीमा जेसिका के दाएं तरफ तीसरी और प्रीति के बाईं ओर दूसरी, और प्रीति के बाईं ओर दूसरी। अगर प्रीति को हम यहाँ बैठालते हैं तो प्रीति की बाईं ओर दूसरी हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है कि शिखा वीणा के बगल में नहीं है, तो शिखा वीणा के बगल में आ जाएगी, तो इसका मतलब ये भी प्लेस हमको चेंज करना पड़ेगा। एक रास्ता हमारे पास और बचता है, उससे सेट हो जाएगा। अब देखो, रीमा जेसिका के दाएं तरफ तीसरी है, तो रीमा जो है जेसिका के दाएं तरफ तीसरी है, तो 1 2 3, तो जेसिका को आप यहाँ बैठा लो, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, रीमा। तो रीमा जेसिका के दाएं तरफ तीसरी है और प्रीति के बाईं ओर दूसरी, तो प्रीति को आप यहाँ बैठा लो, तो प्रीति के बाईं ओर क्या हो जाएगी, दूसरी, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि शिखा वीणा के बगल में नहीं है, तो शिखा वीणा के बगल में नहीं है, तो वीणा का प्लेस हो जाएगा ये। अब उसने पूछा क्या है, तो क्यूनी के ठीक दाएं तरफ, तो क्यून के ठीक दाएं तरफ कौन है, रीमा, और रीमा कहाँ जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ये इसका आंसर आएगा। देखो वहां पर हम लोगों ने गलती कर दिया था, और गलती क्या हुई थी आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने वहां पर उसको, इसने तीसरा बोला था और हमने दूसरा बैठाला था, इस वजह से वो प्रश्न में फॉल्टिंग हो गई थी। उम्मीद करता हूं कि आंसर आप लोगों को मिल गया होगा बगैर किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो रीमा आंसर आएगा। तो क्यूनी के ठीक दाएं तरफ, तो ये जो क्यूनी शब्द ही लिखा हुआ था, तो यहाँ पर छठवें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड में जाएगा, और इसका आंसर आएगा रीमा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फिर से वही प्रश्न है कि रीमा से उस पर बैठी हुई है, रीमा जेसिका के दांत, तो प्रीति की स्थिति के संदर्भ में जेसिका की स्थिति क्या है। हम पीछे चले जाएंगे। उसने कहा कि प्रीति की स्थिति के संदर्भ में जेसिका की स्थिति क्या है, तो आइए देखते हैं। तो प्रीति की स्थिति के संबंध में जेसिका की स्थिति होगी 1 2 3, राइट को दूसरा क्या हो जाएगी, दाएं दूसरा, तो दाएं तरफ तीसरा गलत है, बाएं तरफ दूसरा, दाएं दूसरा ये सही हो जाएगा, बाएं तरफ तीसरा ये गलत हो जाएगा। तो प्रीति की स्थिति के संदर्भ में जेसिका की स्थिति होगी दाएं तरफ दूसरा, ठीक है, दाएं को दूसरा। तो 7वें का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो इस पूरी यात्रा की औसत गति क्या हो जाएगी, बताओ भाई। 70 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है, तो भैया इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आएगा। तो कह रहा है कि एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, तो यहाँ पर V1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 70, V1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। और वापस आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो V2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 30 किलोमीटर हो जाएगी प्रति हावर,
ठीक है। इस पूरी यात्रा की औसत गति आपको बताना है। तो पूरी यात्रा की अगर आपको औसत गति निकालना है तो औसत गति निकालने का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मैथ आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका फार्मूला होता है 2v1 अपान v2 अपान b1 और प्लस b2। क्या होगा? b1 और प्लस b2। तो 2b1, इसके बाद प्रश्न है कि 2b1 b2 अपान b1 प्लस b2। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 आएगा, v1 की वैल्यू कितनी है 70 और v2 की वैल्यू कितनी है गुणे 30 हो जाएगा, अपान 70 और प्लस 30 अपान 70 और प्लस 30, 70 30 कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 70 और गुणे 30 अपान 70 30 100। तो 0 से 0, 0 से 0, 7 3 21, 21 दूना कितना हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति हावर। 42 किलोमीटर प्रति हावर। तो जिसकी औसत गति जो ट्रेन की होगी वो 42 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगी। तो 8वें का जो आंसर होगा वो फर्स्ट में जाएगा। अगर आपने 8वें का फर्स्ट वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। 42 किलोमीटर प्रति हावर आएगा। क्या आएगा? 42 किलोमीटर प्रति हावर। दोस्तों ये वही लड़का कर सकता था जिसको ये फार्मूला के बारे में पता था औसत गति निकालने के लिए। जब कोई कार है या कोई ट्रेन है 70 किलोमीटर प्रति घंटा से निश्चित दूरी तय करती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी थी। तो इसका जो आंसर होगा 42 किलोमीटर प्रति हावर। और जिन बच्चों ने 42 किलोमीटर प्रति हावर आंसर बताया है निश्चित रूप से उन सबका सही हो जाएगा। तो 8वें का आंसर किस में गया? 8वें का आंसर गया फर्स्ट वाले में। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको ज्ञात करके बताना है कि इनमें से विषम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर विषम शब्द निकालने के लिए बताइए 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में किस में इसमें विषम शब्द या अक्षर होंगे। ठीक है, अक्षर है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है विषम शब्द। तो एक प्रकार से ये अक्षर है, शब्द भी JMYL VIUH। इसमें से क्या डिफरेंट है, कौन सा ऑप्शन, ये आपको यहाँ से निकाल के बताना है। तो चलिए कोशिश करिए कि इसमें से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे तो इसमें 2 सीरीजें चल रही हैं। जैसे Z से आपको Y में आना है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको -1 करना है। और M से अगर L में आना है तो यहाँ पर भी -1 करना है। V से अगर आपको U में आना है तो -1 करना है। और I से H में आना है तो -1 करना है। R से Q में आना है तो -1 करना है। E से D में आना है तो -1 करना है। A से B में आना है तो यहाँ +1 करना है। N से O में आना है तो यहाँ +1 करना है। अब बताओ, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, लेकिन यहाँ पर क्या किया +1, तो ये क्या हो गया, अलग हो जाएगा। तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। और अगर आपने 9 का ऑप्शन नंबर 4 किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 9 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 को ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली करनी कर बनी है। संख्या का पता लगाएं। बताओ भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। तो दहाई अंक जो है इकाई अंक से 7 अधिक है। तो ये संख्या हो सकती है, ये भी हो सकती है। देखो ये नहीं होगा और 6 2 8 ये नहीं होगा। 1 और 3 में से कोई एक होगा। 1 और 3 में से कोई एक होगा। अब इसमें आप लोग देख लो कि इनमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा या ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। तो कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या की अदला बदली कर बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 81 में 63 घटाएंगे तो 11 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 8। 7 में 6 जाएगा 18। तो कह रहा है कि अगर यदि हम संख्या में 63 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदला करके बनी है। तो जो 81 संख्या है इसका अदला बदली करेंगे तो 18 बनेगा। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन से करा लीजिए। तो 10वें का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप ऑप्शन से कराते हो तो प्रश्न ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर बेसिक तरीके से करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। तो ऐसे प्रश्न अगर आए अगर सेंस ऑफ ह्यूमर के तो आप ऑप्शन से हिट करा लीजिए, तब भी आंसर आएगा। तो उसने कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 7 अधिक है। तो इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 8 है, तो 7 अधिक हुआ पहले, ये हमने देख लिया।
अब इसके बाद उसने कहा कि अगर उस संख्या में 63 घटाते हैं तो अदला बदली करके 81 में 63 घटाएंगे 18, तो इस संख्या का अदला बदला करके प्राप्त होता है, तो अदला बदला करेंगे तो 1 और 8 हो जाएगा 81 की जगह। तो 10वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक बढ़ई एक कप बोर्ड को 48 घंटे में बनाता है, 12 घंटे बाद वह विराम लेता है, कप बोर्ड का कितना भाग अभी भी बनाना शेष है? बताओ भाई, कप बोर्ड का कितना भाग अभी भी शेष है? एक बढ़ई एक कप बोर्ड को 48 घंटे में बनाता है, तो 12 घंटे बाद विराम ले लेता है, तो अभी कप बोर्ड का कितना भाग शेष है? बताओ भाई, कप बोर्ड का अभी कितना भाग यहां पर शेष है, तो ये आपको बताना है। एक बढ़ई एक कप गुड़ को 48 घंटे में बनाता है, तो एक बढ़ई एक कप गुड़ को बनाता है 48 घंटे में, तो 1 घंटे में बना भाग हो जाएगा 1 बटे कितना 48 हो जाएगा। तो 12 घंटे में पूछ रहा है, तो 12 घंटे का आप लोग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 12 घंटे में बना भाग, तो 12 घंटे में बना भाग हो जाएगा 1/48 और गुड़े कितना हो गया 12, 12 चौको 48, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/4 भाग आएगा। 1/4 भाग होता है 0.75, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिया है इसलिए तीसरा वाला जाएगा। 1/4 होता है 0.75 के बराबर होता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन पॉइंट में दिया है ना, इसलिए इसको चेंज कर लेंगे। तो 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तीसरे में जाएगा, 0.75। तो अभी उसका कितना भाग शेष है? 1/4 भाग अभी शेष है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1/4 हिस्सा हुआ है, मतलब 4 में से 1 हिस्सा हो गया है, अभी 3 हिस्सा बाकी था उसका। चलो बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी? क्वेश्चन 12 कह रहा है कि यहां पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। प्रश्न है यहाँ पर कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और सबने एक अद्वितीय रैंक प्राप्त की। प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और सबने एक अद्वितीय रैंक प्राप्त की। सुषमा को 7वीं रैंक मिली और उसके आगे 4 लड़के और उसके पीछे 9 लड़कियां हैं, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ भाई। कक्षा में विद्यार्थी कुल संख्या, लड़कों की संख्या कक्षा में लड़कियों की संख्या से अधिक है। कक्षा में अव्वल रैंक की लड़की एक लड़की का स्थान आया है। अब बताओ इनमें से कौन सी बात सही होगी? कह रहा है कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और सबने एक अद्वितीय रैंक प्राप्त की। सुषमा को 7वीं रैंक मिली है, तो मान लीजिए अगर ध्यान से देखा जाए तो सुषमा को रैंक मिली है 7वीं। सुषमा को 7वीं रैंक मिली और उसके आगे 4 लड़के हैं, तो इसके आगे जो लड़कियों की संख्या कितनी है? 4, तो 4 लड़के हैं, तो इसका मतलब ये 4 क्या है? बॉय और प्लस 2 गर्ल हो जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं। तथा उसके पीछे 9 लड़कियां हैं। अब इसके पीछे लड़कियों की संख्या कितनी है? 9। इसके पीछे लड़कियों की संख्या कितनी है? 9। तो गर्ल की जो संख्या यहाँ पर निकल कर आएगी, उसके पीछे 9 लड़कियां हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? बताओ भाई, कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसमें क्वेश्चन ही बहुत लाजवाब है। तो लड़कियों की संख्या अगर ध्यान से देखिए तो 9, यहाँ पर गर्ल की संख्या अगर आपको निकालना है, लड़कियों की संख्या, तो 9 ये हो गई और प्लस 2 लड़कियां ये हो गई और एक सुषमा खुद हो जाई, तो 9, 2 11 और 1 12। तो लड़कियों की संख्या कितनी आएगी? 12। तो यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या कितनी आएगी? 12 निकल कर आएगी। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी आएगी? 12। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखना है, जब लड़कियों की संख्या 12 आ गई है तो यहाँ पर तो अब कह रहा है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अनुपात, तो लड़कियों की संख्या कितनी? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो x बराबर कितना आएगा? 6।
तो x की वैल्यू 6 आएगी, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3x, तो 3 गुणे 6 कितना हो जाएगा 18, तो लड़कों की संख्या कितनी आएगी 18। तो ये 2:3 ले लेंगे यहाँ से। तो कह रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर निकालेंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे यहाँ पर अगर निकाला जाए तो लड़कियों की संख्या कितनी है 12, 12 और 18 जोड़ लीजिए, तो 12 और 18 को अगर जोड़ेंगे तो 8 2 10, 1 1 2 और 1 3 कितना आएगा 30, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 30 निकल कर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये निकालने के लिए हमको जो है सेकंड वाले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है। अगर लड़कियों की संख्या हमको यहाँ से 12 मिल रही है तो लड़कियों का अनुपात 2x है, तो 2x बराबर 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6, और लड़कों की संख्या 3x है, तो x की वैल्यू 6 3 18, तो 18 12 30, तो टोटल लड़कों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या में यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 12 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, सेकंड वाले में जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहा है कि 3 कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, चिन्हित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। कथन कह रहा है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, सभी लैपटॉप स्मार्टफोन हैं और कुछ स्मार्टफोन क्या है, टैबलेट है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं और कुछ स्मार्टफोन क्या हैं, कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि 13 का सही जवाब क्या होगा। तो 13 को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखें और बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, चलो बनाते हैं। तो सभी कंप्यूटर, तो जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लैपटॉप हैं, और सभी लैपटॉप स्मार्टफोन हैं। तो जितने भी लैपटॉप हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्मार्टफोन हैं, और कुछ स्मार्टफोन टैबलेट हैं। तो कुछ स्मार्टफोन क्या हैं, टैबलेट हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो कह रहा है कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, तो कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं होगा। कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर हैं, तो कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर हैं इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पर केवल सेकंड वाला जाएगा। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, सेकंड में। और अगर आप लोगों ने 13 का सेकंड वाला आंसर किया है तो ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप लोगों ने बढ़िया से किया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर किस प्रकार का पूछता है। तो 13 क्वेश्चन है, इसमें हर प्रकार के आपके क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। कुछ का लेवल हाई होगा, कुछ का लेवल मीडियम होगा, कुछ का लेवल जो है डाउन होगा। तो हर प्रकार के क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में भी आपसे पूछता है। तरह की 5 बॉक्सों का वजन 10, 30, 50, 70 और 80 किलोग्राम है। बॉक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है, आपको बताना है। कह रहा 5 बॉक्सों का वजन 10, 30, 50, 70 और 80 किलोग्राम है। कह रहा कि बॉक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में निम्नलिखित में से कितना नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। तो 10, 30, 50, 70, 80 का एलसीएम निकाल लीजिए और उसी के आधार पर करिए। चलो बताओ भाई, 5 3 8 और 1 9, तो 5 3 8 8 16। देखो इसको पहले जोड़ लो, 30 को, 50 को और 80 को। तो 8 5 13 3 16, 160 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 को, 70 को और 80 को जोड़ें। 8 7 15, 15 5 20, 200। तो ये 200 तो यहाँ से ऑप्शन में है नहीं, 200 मिल रहा है। और हम क्या कर सकते हैं, 8 7 15, 15 3 18। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7 5 12 3 15। तो इसको ले लो भाई, तो 30 को ले लो, 50 को ले लो और 70 को ले लो। तो 7 5 12 3 15। तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, 150। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और क्या बच रहा है, 8 7 15,
और यहाँ से क्या हो सकता है, संयोजन की अगर बात करें तो और संयोजन में क्या हो सकता है, तो 8 7 15 3 18, 8 5 13, तो यहाँ पर 30 को ले लो, 70 को ले लो और 80 को ले लो, तो 8 7 15 3 18 कितना आएगा, 180 आएगा। तो 180 भी होगा, लेकिन 220 किलोग्राम संयोजन नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो 14 का जो आंसर होगा वो 220 किलोग्राम में जाएगा। ठीक है, उसने बोला था ना बॉक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। देखो 160 भी हमने निकाल लिया, 150 भी हमने निकाल लिया, 180 भी हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर इस संयोजन की बात करें 220 किलोग्राम किसी भी संयोजन का वजन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आइए बढ़ते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लंबा की अगर बात करें तो लंबा को बीच में रख लो, क्योंकि लंबा भवन भी होता है और लंबा आदमी भी होता है, और बाकी जो लंबा बचेगा कुछ और भी चीजें होती हैं। तो 15 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में चला जाएगा। ठीक है ना, तो 15 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आगे बढ़ने से पहले देख सकते हैं कि अपनी हिंदी की जो किताब है ये स्पेशल हिंदी की किताब है। किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे कंप्लीट हिंदी आपको यहाँ मिलेगी। ये स्पेशल आरओ के लिए है। स्टैटिक जीके की बुक आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री यूपी ट्रिपल एस पेट का, और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस पेट का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। वीडियो आपका हल प्रश्न पत्र, वीडियो का मॉडल टेस्ट पेपर, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपकी अवेलेबल कराई गई हैं। बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि फूल का रिलेशन जो कली के साथ है तो फल का रिलेशन किसके साथ बनेगा। बताओ भाई, फूल का रिलेशन जो कली के साथ है तो फल का रिलेशन किसके साथ बनेगा, ये आपको यहाँ से चेक करना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि फूल जो है पहले कली होता है, तो कली से ही फूल बनता है, तो फल किससे बनता है। बताओ भाई, फल किससे बनेगा, तो फूल से ही फल का निर्माण होता है। तो पहले किसी वृक्ष में फूल लगता है तब जाके वो फल का रूप लेता है। जिस प्रकार से अगर यहाँ देखें, जिस प्रकार से कली जो है किसी भी वृक्ष की कली फूल में परिवर्तित होती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो फूल है किसी भी वृक्ष का फूल किस में कन्वर्ट होता है, फल में कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा। तो 16 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा, और जिन बच्चों ने 16 का तीसरा वाला आंसर बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। 17 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 17 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष समानताएं फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह समानता शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वक्तव्य क्या कह रहा है कि अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। क्या बात कही है इसने, अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोला उसने। वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, कठोर परिश्रम फल देता है। अब आपको बताना है कि इसमें से एक जाएगा, इसमें से दो जाएगा, ये आपको बताना है कि आप इन दोनों में से कोई में नहीं जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि उसने कहा है कि अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, इस बात की उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि कठोर परिश्रम फल देता है, क्योंकि वो सफल होता है तो फल ही मिल रहा है। तो सेकंड वाला निश्चित रूप से सही होगा। तो 17 का जो आंसर होगा तीसरा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। और जिन बच्चों ने इसका 17 का तीसरा वाला केवल निष्कर्ष सेकंड वाला लिया होगा तो उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि 17वां आपको समझ में आया होगा और ये आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन था और ये लैंग्वेज भी आपके अंडर में थी, पकड़ में थी, जिसको आप समझ के आंसर को दे सकते थे। आइए चलते हैं 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, वक्तव्य बोल रहा है। पहले वक्तव्य को ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर इसको करने का प्रयास करिए। तो चलिए थोड़ा सा मैं साइड होता हूं, तब तक आप इसको पढ़ें। वक्तव्य बोल रहा है कि जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। क्या बात है, उसने कहा है कि जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है, ऐसा तो और दूसरा बोल रहा है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो भाप में बदल जाता है। तो वहाँ पानी को गर्म किया जाएगा तो भाप में बदलेगा,
पानी ठंडा होगा तो बर्फ में बदलेगा। जल ठोस है, ऐसा उसने नहीं कहा। जल गैस है, यह भी उसने नहीं कहा। बदल जाता है वो अलग बात है, ना जल ठोस है और ना ही जल गैस है, तो दोनों बातें यहाँ गलत होगी। पहला, दूसरा, ये भी तो ना तो ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड निकलता। उसने कहीं कहा है क्या कि वो बर्फ में बदलेगा तो ठोस हो जाएगा, फिर बर्फ पे बदल जाएगा, और अगर वो भाप में बदलेगा तो गैस हो जाएगा। ना जल ठोस में होता है और ना ही जल गैस होती है, ये आपको ध्यान देना है। तो 18 का जो आंसर होगा वो चौथे में जाएगा। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड निकाल सकते हैं इससे। तो 18 का जिन बच्चों ने, क्वेश्चन नंबर 18 का जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 दिया होगा, उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 18 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 को आप लोग ध्यान से पढ़ लो, क्या बोल रहा है ध्यान से। सभी पेन डायरीज हैं और कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है, तो इसको निकालो, डायग्राम बनाओ और बताओ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ लें आप लोग और बताएं कि 19 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये आप सबके सामने है, तो इसके डायग्राम को बनाओ। सिलॉक्स का क्वेश्चन है। उसने कहा कि सभी पेन डायरी हैं और कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है। ये आपको ध्यान देना है कि कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है, तो डायरी को पेंसिल से आपको क्या करना होगा, दूर रखना होगा। कह रहा है कि 1 2 3 4 चार निष्कर्ष यहां पर है कि सभी पेन डायरी हैं। तो जितने भी पेन हैं, जितने भी पेन हैं उस सारे के सारे क्या हैं, डायरी हैं। सभी किताबें पेन हैं। अब वो बोल रहा है कि सभी किताबें क्या है, पेन है। तो इसको काम करते हैं, पहले इसको बनाते हैं कि जितनी भी किताब हैं उस सारी की सारी क्या है, पेन है। फिर कह रहा है कि सभी पेन डायरी हैं। अब इसको बना लो कि सारे के सारे पेन क्या हैं, डायरी हैं। कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है, तो डायरी को और पेंसिल को आप दूर रखोगे। डायरी को और पेंसिल को आप दूर रखोगे। फिर कह रहा है कि कुछ पेंसिल तलवारें हैं, तो कुछ पेंसिल क्या हैं, तलवारें हैं। तो पेंसिल का कुछ पार्ट हम तलवार को दे देंगे। अब कह रहा है कि कुछ पेन तलवारें हैं, तो पेन तलवार है कि नहीं, गारंटी नहीं है। कोई भी डायरी तलवार नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ डायरी किताबें हैं, ये बात सही है। कुछ डायरी किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं लेकिन तलवारें नहीं हैं। कुछ पेन किताबें हैं लेकिन तलवारें नहीं हैं, तो पेन की तलवार भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 19 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 19 का तीसरा वाला आंसर दिया है कि कुछ डायरी किताबें, ये गारंटेड है 100%। और जो चीज़ 100% गारंटेड होती है, जिसकी गारंटी होती है, वही कंक्लूजन हमारा यहाँ पर सही होता है। 19 की बात चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे और बताओगे कि 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कोशिश करेंगे आप लोग। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है और बाकी सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाती हैं, तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सा होगा। 20 को ध्यान से पढ़ लें। उत्तर दिशा किस में कन्वर्ट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग ध्यान से पढ़ें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, तो इसके लिए आप एक डायरेक्शन का साइन का निर्माण कर लें इस प्रकार से। ये आपका उत्तर दिशा है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका क्या है, पश्चिम है। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। ये आपका जो है उत्तर पूरब है, ये आपका जो है दक्षिण पूरब है और ये आपका जो है क्या है, दक्षिण पश्चिम है और ये आपका क्या है, उत्तर पश्चिम है। ठीक है, ये क्या है, उत्तर पश्चिम है। अब दिशाएं इसमें कैसे कन्वर्ट हो रही हैं, ये आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाए, तो दक्षिण पूर्व पूर्व बनेगा, तो आपको ध्यान देना है कि अगर दक्षिण पूर्व से पूर्व में जाना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाना पड़ेगा। उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाए तो उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाए, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाए तो दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाए, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाना पड़ेगा।
बाकी सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाती हैं। तो उत्तर दिशा क्या होगा, तो उत्तर दिशा से भी आप 45 डिग्री घूम जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर उत्तर पश्चिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर 4। और जिन बच्चों ने 20 का ऑप्शन नंबर 4 बताया होगा उन सभी बच्चों का निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 20 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 21 का सही आंसर क्या होगा। कथन कह रहा है कि सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। ये बात तो सही है भाई, अगर सेमीफाइनल का मैच होगा और दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएंगे तो मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव तो होगा ही होगा, जिम्मेदारी आ जाती है। दोनों सलामी बल्लेबाजों में से कोई भी खेलने नहीं आया, ऐसा तो उसने नहीं कहा। नियम के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना पड़ेगा, ऐसा भी उसने नहीं कहा। सलामी बल्लेबाजों रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे इसलिए आउट हो गए, ऐसे भी कोई बात नहीं। विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे, हाँ ये बात सही है। विपक्षी पारी के सलामी विपक्षी लोग हैं जो हैं, विपक्षी टीम जो है पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे, इसलिए यहाँ पर जल्दी खो देने से मध्य क्रम में दबाव आया। और इनमें से सब फालतू की बातें लिखी हुई हैं। और क्रिकेट के बारे में तो आप सब लोग इतना अच्छे से जानते ही हो कि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होने वाली थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा बढ़िया से, बगैर वो भी किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना, बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो 21 के बाद कहां चलेंगे, 22 में चलेंगे। ये आ गया 22, इसको पढ़ के बताओ। करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह आपको बताना है कि यहां पर 56 का रिलेशन जो 7 के साथ है तो 72 का रिलेशन किसके साथ जाएगा। 56 में ऐसा क्या किया जाए, 8 7 56, 8 9 72, ये तो नहीं आएगा। और कुछ सोचो भाई। देखो 56 का रिलेशन 7 के साथ बनाना है तो 56 का रिलेशन 7 के साथ कैसे बनेगा, ये आपको यहां पर सोचना है। कैसे यहां पर 7 आएगा, तो हम उल्टा सोचते हैं। यहाँ पर अगर 7 में गुणा लगाकर 7 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 7 गुणे 7 और 1 8, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 ना। अगर यहीं पर हम 72 लाना है तो अगर 8 को ले ले तो 8 में गुणा लगाकर अगर 8 में हम 1 जोड़ दे, अगर 8 में 1 जोड़ दिया जाए तो 8 और 1 9, तो 8 ना कितना हो जाएगा 8 गुणे 9 72। तो ये कर सकते हैं। तो 22 का जो आंसर होगा वो तीसरे में जाएगा। 22 का आंसर किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा, ठीक है। तो 7 में ही 1 जोड़ा तो 7 8 56, और इसी प्रकार से अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो 8 ना कितना हो जाएगा 72। तो ये आंसर आएगा। 22 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और अगर आपने 22 का तीसरा वाला आंसर बताया है तो प्रश्न आपका सही होगा। 22 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि इसको भी ध्यान से आप लोग एक बार देख लें, पढ़ लें, समझ लें। तर्क है, आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट कह ले। क्या बोल रहा है कि क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में, ध्यान से पढ़िएगा, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हो। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए। आप कहोगे सर ये तो उचित नहीं है। तर्क करा कि हाँ, इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्णात्मक वर्षों में कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ,
इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और टेबलेट पर गेम खेलते हैं। मतलब जो कह रहा है कि जो विद्यालय में शारीरिक प्रशिक्षण का जो समय है उसमें लोग जो है क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, टैबलेट पर गेम खेलते हैं, और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। अरे भैया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो वैसे भी वो लोग कर ही लेंगे क्लास में पढ़ के, रूम में पढ़ के, लेकिन वो तो कोई साधन थोड़ी ना है। तो इसका जो आंसर होगा सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला तर्क सबसे बढ़िया मजबूत होगा। और अगर आप इसमें सेकेंड वाले में जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा केवल तर्क फर्स्ट सेकेंड मजबूत होगा, तर्क सेकेंड मजबूत होगा। कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, अपने आप साफ साफ आंसर निकल कर आ रहा है, ज्यादा घुमाया भी नहीं उसने, सीधे सीधे बोल रहा है। तो इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर हम सब लगा ही सकते हैं कि ऐसे प्रश्न गलत ना हो हमारे। 23 की बात क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। कह रहा है आपको पता चला है, कह रहा है कि आपको पता चला है कि आपके एक चचेरे भाई ने अपने 1 साल के बच्चे को अनिवार्य टीका नहीं लगवाया है। इस स्थिति में आपका सबसे अधिक तार्किक उत्तर क्या होगा, बताओ। मतलब कह रहा है कि आपको पता चला है कि आपके एक चचेरे भाई ने अपने 1 साल के बच्चे को अनिवार्य टीका नहीं लगवाया, बच्चों में टीका लगता है ना, तो अनिवार्य टीका नहीं लगवाया है। इस स्थिति में आपका सबसे अधिक तार्किक उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। आप बाद में चचेरे भाई से टीका लगवाने के लिए कहेंगे, आप उसे प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे, आप उनकी गलती के लिए नवजात शिशु के माता पिता दोनों को अपमानित करेंगे, आप उन्हें बताएं कि चिंता का विषय नहीं है, चिंता नहीं है, ये चिंता है, आप उन्हें बताएं कि चिंता का विषय नहीं। आप बताओ क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे। आप देखो, आप उनकी गलती के लिए नवजात शिशु के माता पिता को अपमानित करेंगे, आप ये काम तो नहीं करेंगे। आप उन्हें बताएं कि चिंता का विषय नहीं, बिल्कुल ये चिंता का विषय है टीका ना लगवाना। करा कि आप बाद में चचेरे भाई से टीका लगवाने के लिए कहेंगे, इससे भी सहमत मत होइए। आप उसे प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे, बिल्कुल ये उचित बात होगा कि आप जो है इसे प्राथमिकता पर कहेंगे कि प्राथमिक है, जरूरी है कि टीका लगवाइए और डॉक्टर से मिल लीजिए, ये जरूरी है। तो 24 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 24 का सेकेंड वाला आंसर दिया है उन सभी बच्चों का प्रश्न सही होगा। 24 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 2 साधारणाओं को फर्स्ट और सेकंड से अंकित करके एक कथन दिया गया है। आपको यह तय करना है कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आपको यह तय करना है कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। कथन क्या कह रहा है कि भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं और इसमें विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त खर्च भी होता है। कथन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं और इसमें विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त खर्च भी होता है। बिल्कुल भाई त्यौहार आएंगे तो आवश्यकताएं होंगी, आवश्यकता होंगी तो खर्च होगा। त्योहारों के दौरान लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, त्यौहार लोगों के जीवन में खुशी लाते हैं। ये उसने तो बोला ही, भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं, तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो, इसमें तो उसने बोला ही साफ साफ कि भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं, तो त्यौहार लोगों के जीवन में खुशी लाते हैं, बिल्कुल है। और उसने बोला है कि इसमें विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त खर्च भी होता है, तो इसका मतलब ये हो कि त्यौहार के दौरान लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। बिल्कुल खर्च करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। तो दोनों धारणा फर्स्ट और सेकेंड निहित होगा। तो 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, फर्स्ट में। और अगर आपने 25 का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा और इसी के आधार पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का जाएगा किसमें, फर्स्ट में। और अगर आपने 25 का फर्स्ट दिया तो सही होगा। तो 25 क्वेश्चनों में आपका स्कोर कितना रहा आज आपको ये बताना होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस सेशन को कंप्लीट किया। और अगर क्लास आपको बेहतर लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो थोड़ा सा रिकॉर्डेड क्लास था और रिकॉर्डेड क्लास में मुझे एक बात का तो आभास है कि आप लोग बातचीत ना करेंगे, कम से कम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और जो बच्चे वाकई में सीरियस होकर क्वेश्चन आंसर का जवाब दे रहे थे तो उनको मज़ा भी आया होगा करने में, और जो बच्चे बातचीत करने में बिजी थे तो उनको मज़ा नहीं आया होगा। ये आपको डिसीजन लेना है कि आप 1 घंटे के लिए क्या करने आते हो, आप पढ़ने आते हो कि एक दूसरे से कमेंटबाजी करने आते हो। और ये आपका जो समय होगा बहुमूल्य होगा और वाकई में जो बच्चे बराबर पढ़ रहे होंगे उनको लाभ मिलेगा, और जो बच्चे अपना समय बर्बाद
कर रहे होंगे, कमेंटबाजी कर रहे होंगे पढ़ने के टाइम पर, तो उनको कहीं ना कहीं ये जो समस्या आपके साथ है उसको आपको जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये निश्चित है, अगर आप गलती करेंगे तो उसको भुगतना आपको ही पड़ेगा। ये तो वक्त में की बात है कि कब आपको इसको जो है परिणाम, इसके दुष्परिणाम आपको दिखेंगे। तो खुद आप लोग समझदार हो कि आप क्या करने आते हो और आप यहाँ क्या करने लगते हो, या खुद को आप लोगों को खुद सोचना है, ठीक है ना। मैं मिलता हूँ आप सभी से कल की क्लास में। मेरा काम है, मैं 1 घंटे आता हूँ ईमानदारी से, जो 25 क्वेश्चन का टारगेट है मैं उसको कंप्लीट कराता हूँ, मेहनत करता हूँ और चला जाता हूँ। लेकिन आप लोग क्या 1 घंटे जो आते हो, क्या आप उस काम को कर पाते हो, यूज कर पाते हो कि नहीं, ये आपको सोचना है। किसी दूसरों को बताने की करने की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों सभी को। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके जाएंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा है। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।